नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफ मीडिया और मेरा ही नाम है वैदिक द्विवेदी। बहराइच के पास एक गांव पड़ता है बसोपुर। बसोपुर गांव के अंदर एक जल उद्गम है जो कुएं के आकार का है। शुरुआत में तो पतला और काफ़ी सक्रिय कहा जाए, मगर आगे बढ़ते 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 इतना विकराल रूप लेती है कि इसका आकार एक गांव को डुबोने भर का हो जाता है। एक गांव समा जाता है इस नदी के अंदर। नदी जब बहराइच से निकलती है तो बलरामपुर में अपना रूप और बड़ा करती है, बस्ती में अपने चरम रूप पर आती है। कोरोना नदी अपने आप में एक रहस्य है जिसकी रचना प्रकृति ने स्वयं की है। इस रहस्य के तह तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस नदी का कोई निश्चित उद्गम स्थल नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पास बसोपुर गांव पड़ता है। बसोपुर गांव के पास एक जल स्रोत से इसका प्रवाह शुरू होता है। यह जल स्रोत कुएं जैसा प्रतीत होता है। इसी कारण आम जनमानस में यह धारणा बनी कि नदी कुएं से निकलती है और इसी का नाम कुआनो पड़ा। यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इसकी चौड़ाई और गहराई भी बढ़ती जाती है। इसकी एक और अनोखी विशेषता यह है कि इसके गर्भ में ज़मीन के भीतर से निकलने वाले असंख्य जल स्रोत हैं जो इसको निरंतर जल प्रदान करते हैं और कभी सूख नहीं देते। बसोपुर गांव के नाले के रूप में बहते हुए कुआनो बलरामपुर पहुंचते पहुंचते नदी का रूप ले लेती है। लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जब यह बस्ती में प्रवेश करती है तो वहाँ की मुख्य नदी बन जाती है। आगे चलकर संत कबीर नगर में यह बूढ़ी राप्ती से मिलती है और फिर गोरखपुर जिले के दक्षिणी ग्रामीण अंचल से होकर शाहपुर क्षेत्र के मलौली गांव के पास घाघरा में मिल जाती है। कभी कुआनों का पानी बेहद निर्मल और साफ था। इसके गहरे तल में जलीय वनस्पतियाँ, जीव जंतु साफ दिखाई देते थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर ऊपर से कोई सुई गिरा तो उसके तलहटी में वो सुई दिख जाएगी। एक समय था जब कुआनो नदी जलमार्ग के रूप में व्यापारियों के आवागमन का प्रमुख साधन थी। यह नदी मछुआरों के लिए आजीविका का आधार थी। दिन रात नाव के सहारे मछलियाँ पकड़ी जाती थीं और सैकड़ों परिवारों का जीवन यापन इस नदी के कारण चल रहा था। लेकिन प्रदूषण ने नदी का आत्मा घायल कर दिया। आज कुआनो नदी नाले का रूप ले चुकी है। मछलियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं और जिन मछुआरों की रोजी रोटी इस नदी पर आश्रित थी वो पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफ मीडिया और मेरा ही नाम है वैदिक द्विवेदी। आज हम बात कर रहे हैं आज बस्ती के बारे में। बस्ती में एक नदी है जिसे कुआनो कहते हैं। ऐसी कहावत है कि पहले कुआनो के नाम से बस्ती की पहचान थी, लेकिन आज बस्ती में कुआनो है ये कहा जा रहा है। कुआनो कब तक रहेगी इस पर हम शोध करने के लिए आज यहाँ पे हाजिर हैं कि जो नदी की हालत है, धारा किस तरफ बह रही है, आप जान नहीं पाएंगे आने के बाद में। धारा का दिशा क्या है आप इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। और कुआनो पर तमाम रिपोर्ट हम पहले दे चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि कुआनो बात हम पहली बार कर रहे हैं। कुआनो के बारे में कविताओं से लेकर कहानियों तक, फिल्मों से लेकर गानों तक और राजनीति के मंच पर कुआनो की बात होती रही है। मगर कुआनो की जो असलियत है और जो कुआनो की स्थिति है आप देखिए। और नदी के बारे में तमाम बातें, तमाम चर्चाएँ आए दिन लोग करते हैं। नदी के महत्व पर लिखना सबको पसंद है। नदी के बारे में कोई बात कहना और कहानी में पढ़ना कि कुआनो के तट पर बस्ती का विकास हुआ है, कुआनो के गोद में बस्ती फली फूली है, ऐसा कहना। लेकिन यथार्थ रूप में जब आप बस्ती में कभी आएंगे तो जो कुआनो की हालत है इस पर विचार करने के लिए बाध्य हो गए हैं। आज बस्ती में तारों का जाल है। आज बस्ती में होर्डिंग की दुकानें हैं। आज बस्ती के हर पोल पर सौंदर्य की जगह होर्डिंग टंगी हुई हैं और होर्डिंग पर लोग तमाम दावे वादे कर रहे हैं। राजनीति होती आ रही है। मैं कह रहा हूँ आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी कुआनो तो अपने हालत में रही होगी, लेकिन वर्तमान समय में इतनी आधुनिकता के बाद में आप अपना घर साफ कर लेते हैं। और राजनीति में आने के बाद में जब आपको अवसर मिलता है, हर अधिकारी, हर व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेवारी लेगा, जो जिम्मेवार होगा, आप विचार करिए क्या कुआनो का सौंदर्यता आपका दायित्व तो नहीं है। आज जल जीवन के बारे में तमाम चर्चाएँ होती हैं। आज देश में तमाम योजनाएं चल रही हैं, नदी के बारे में चर्चा हो रही है। मगर कुआनो की स्थिति आप देख लीजिए। आज कुआनो के घाट पर जब कभी आप आएंगे सिर्फ यहाँ बास मिलेगी। और अभी हाल ही में भाजपा के नेता एक हैं
सरोज मिश्रा जी उन्होंने बात किया कि कुआनों की सफाई के बारे में, और उन्होंने कहा था कि हम हमारे कैमरे में उन्होंने कहा था कि भाई कम से कम विधायक के प्रतिनिधि भी हैं वो, हरियाणा के विधायक अजय सिंह हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि हैं वो। उन्होंने पहल किया, उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई कुआनों की जो स्थिति है, जो कुआनों का आज हालत है, किस तरह वहाँ पे गंदगी फैली हुई, इस पर उन्होंने बात किया। लेकिन सिर्फ बातें ही हुई थी, उन्होंने दावा किया था हमारे कैमरे पर कि अगर हमारी बात ना सुनेगी तो हम खुद कुआनों में जेसीबी लेकर तो उतर जाएंगे और कुआनों साफ करेंगे। लेकिन आज ग्राउंड पर आप देखें कुआनों की जो स्थिति है बनी है यहाँ पे, जिस तरह से कुआनों में काई लगी हुई है, पानी के अंदर इतना मतलब पानी काला पड़ चुका है, इतनी गंदगी आपको यहाँ मिलेगी, कोई हद इसकी नहीं है। गंदगी को हम अपने कैमरे पर इतना दिखाना चाहें, शायद कोई इसकी लिमिट नहीं है कहाँ तक हम दिखा पाएँ। लेकिन जब आपके शहर की चर्चा होगी, जब आपके शहर के पुराने इतिहास पर हम जाएंगे, जब भी कोई आपके शहर में आएगा तो एक बार पूछता है ऐसी कौन सी जगह बस्ती में है जहाँ पर हम जाकर बैठ पाएँ और जहाँ के जाकर हम बस्ती की पुरानी बातों के बारे में चर्चा कर पाएँ। वहाँ पर नाम कुआनों का आता है, लेकिन कुआनों के हालत पर, कुआनों के विषय पर हम अगर आज खोज करने आए हुए हैं तो आप हमारे कैमरे पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम पर्व तो मनाया जा रहा है, लेकिन जो कुआनों की रियलिटी है, जो असलियत है, उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे मित्र साथी जो हैं मतलब खुद रिकॉर्ड करते हुए मतलब इस शिकार हो गए कि कितनी गंदगी यहाँ पे है और हमारे पैर फंस रहे हैं। मतलब किस तरह से ये चीज़ जान लीजिए आप, कुआनों की है यहाँ वर्तमान की हालत है कुआनों की, और यहाँ पर फूल माला तमाम चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं। नदी के पानी में बास आ रहा है, पानी महक रहा है, पानी से बदबू आ रही है, और किस तरह से मतलब तमाम कूड़े करकट ला के यहाँ पे गांच दिए गए हैं। क्या इसके लिए कोई विभाग नहीं बनाया गया है? क्या इस पर कोई चर्चा अब तक नहीं हो पाई है? आज बस्ती में नगर निगम भी है, नगर पालिका भी है, तमाम जिम्मेवार संस्थाएं भी हैं जो काम कर रही संस्था के बारे में। सरकार छापती भी है ना 100 रुपये के नोट पर कि गांधी जी चश्मे पे आइकॉन बना होगा चश्मे वाला ना कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत। स्वच्छ भारत कहाँ पर है? अधिकारी भी आ जाएं, जिम्मेवार नेता भी आ जाएं, कार्यकर्ता भी आ जाएं और बस्ती के लोग भी आ जाएं, एक बार खुलकर अपनी आंखों से देख लें जो कुआनों की हालत है, इसके लिए जिम्मेवारी कौन लेगा। और कुआनों की स्थिति पर जिस पर कविताएँ लिखी गई, जिसके बारे में सक्सेना जी ने कहा हुआ है जो कुआनों है ये दिल्ली की सड़क की तरह है, तो दिल्ली की सड़कें और कुआनों की तुलना जब कर लीजिए और किस तरह कुआनों की स्थिति बद से बदतर है। आज कुआनों खत्म होने के कार पे खड़ी है। आज कुआनों की जो हालत है, आज जो कुआनों की बात हम करेंगे सिर्फ कहानियों में, फिल्मों में करें, या फिर कुआनों को हम उसका महत्व दे ही नहीं पाए। और गजब की स्थिति यहाँ लीजिए यहाँ पे है, उनके पैर में पूरा मिट्टी लग गया, पूरे पैर गंदे हो गए हैं। तो कुआनों का जो वर्तमान हालत है इस पर आप क्या विचार करेंगे और किस तरह से आपकी जिम्मेवारी है कुआनों को बचाने के लेकर? हमें नहीं कह रहे किसी का दोष दे रहे हैं किसी को, हमें कह रहे हैं कि मतलब आप दोषी हैं इसके लिए, लेकिन हमको अपने साहित्य के बारे में, अपने धरोहरों के बारे में, नदियों के बारे में, अपने पहाड़ों के बारे में बात करना पड़ेगा। जल जीवन जंगल, जब आप ये बात करते हैं ये सवाल उठता है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, आप किस तरह के जिम्मेवार नागरिक हैं। आपका देश है, सब कुछ आपका है, सब कुछ हो रहा है। आज बस्ती में एक बड़ा इवेंट भी था जिसे हम कहते हैं वंदे मातरम का, उनके नाम पर जो तमाम बच्चे स्कूलों के हैं उनको बुलाया गया, लाइन लगाया गया, कहा गया कि भाई वंदे मातरम का आप गान करिए, कोई दिक्कत नहीं, गान करिए। क्या इससे पहले अपने आप को भारतीय कहने के लिए कोई काम ही नहीं हो पाया है? भारतीयता क्या, इसका प्रमाण आप सिर्फ इससे देंगे, गान करा कर देंगे? आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आप कल्पना करिए, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इसके बाद भी समूह में आकर चिल्लाने का काम पड़ रहा है कि भाई चिल्लाइए आकर, जो है वंदे मातरम गाइए। मतलब आप प्रमाण किससे मांग रहे हैं? क्या आप तक भारत में भारतीय नहीं थे? आपको बाध्य किया जा रहा है, आपसे प्रमाण मांगा जा रहा है आपकी भारतीयता का। लेकिन जो असल मुद्दे हैं, आज मैं इस नदी से बात करते हुए कहता हूँ कि भाई किसी ने कहा था कि हम नोटबंदी लेके आए हैं, किसी ने कहा था महंगाई बात करेंगे, किसी ने कहा एनसीईआरटी पढ़ाई बात करेंगे, किसी ने कहा दवाई बात करेंगे, और किसी ने ये भी कहा था कि बिजली की व्यवस्था बात करेंगे हम, किसी ने ये कहा था कलम पर बात करेंगे, किसी ने कहा था किताब पर बातें होंगी, किसी ने ये भी कहा था बेटी बात होगी, किसी ने कहा था गंगा बात होगी, किसी ने बस्ती में कहा था कुआनों बात होगी, कोई कह रहा था यहाँ पर पोर्ट बनेगा, बंदरगाह बनेगा। कहाँ गए वो लोग? किसी ने कहा था कि ये ना जो पीछे जो वाट का पुल गिरा हुआ है साफ कराएंगे, मलबा हटवाएंगे। कहाँ पे हैं ऐसे लोग? कहाँ पर हैं वो लोग जो जिम्मेवारी लेंगे इस बात को लेकर? कुआनों बह रही है। दिल्ली में बैठकर बस्ती के हिलाल, एक उनका नाम था सरदार सक्सेना जी,
उन्होंने कई बार बस्ती पर कविताएं लिखी और उनकी कविताओं में बात थी कुआनों की। कुआनों आज से नहीं प्रासंगिक है। कुआनों अपने हर काल से जब भी रही होगी अपने आप में प्रासंगिक है और कुआनों की बात करते हुए हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन आज जो कुआनों का वर्तमान हालत है ना, अगर आप कोई बस्ती आता है, अगर आप कहो कि हमारे यहाँ कुआनों बहती है, अगर आपके कोई घर मेहमान आ जाए तो उसको अगर आप गंदा पानी पिलाएंगे शायद वो जान जाएगी आप कितने शब्द हैं। आज सभ्य समाज में हम अपने नदियों पर बात नहीं कर पा रहे हैं। आज सभ्य समाज में, आज राष्ट्रवाद में हम अपने मूल मुद्दों पर बात कर ही नहीं पा रहे हैं। विद्यार्थियों को कम से कम आप सिखाए होते किस तरह हमको अपने नदियों को साफ रखना है, किस तरह अपना घर साफ रखना, तमाम बातें ऐसी होती है, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे हैं। हम आए दिन सिर्फ सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। एक पार्टी के प्रभाव में, एक पार्टी के मूल के प्रभाव में अभी कल बस्ती में एक सांप्रदायिक यात्रा निकाला गया, आज बस्ती में फिर संप्रदाय के लिए तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन मूल मुद्दे पर कुआनों की बात पर कोई आगे नहीं आता है। आप धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप काम करिए, कोई शिकायत नहीं है, धर्म पर लड़िए, आप कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तब होती है जब आप अपने धरोहर को खो देते हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह आज कुआनों का हाल है, अभी हाल ही में एक मंत्री जी आए थे यहाँ पे निषाद पार्टी के, उनका नाम है संजय निषाद जी। संजय जी बस्ती में तो आए थे, लेकिन इस नदी में लाखों मछली छोड़ गए थे वो। अगर आप खोजें कि मछलियाँ जिंदा रही कि मर गई, कोई प्रमाण इसका नहीं है, क्योंकि इतनी गंदे पानी में तो कोई इंसान और कोई जीव रह ही नहीं पाएगा। तमाम बातें ऐसी उठती हैं और मतलब इसके अंदर पानी में काला पानी हो गया, सोचिए आप, जहर फैला हो पूरे पानी में। तो शायद मेरे ख्याल से जीव हत्या हो गया अपने आप में। इस नदी पे आके आपने फोटोबाजी करा लिया, इस नदी पे आप आकर खबरों में तो आ गए। सोचिए कभी ऐसा दिन आएगा ना नदी रहेगी नहीं, तब आप खबर में कैसे आएंगे। आप पेंटिंग में नदी बनाकर उसी में तैर लीजिएगा, आप अखबारों में नदी छाप कर ऐसे फोटो हुआ ना, कल्पना करके भाई नदी एक थी, आप उसमें तैर लीजिएगा आराम से जो है। तो आने वाले कल में ये कुआनों अपने अस्तित्व को खो रही है। जो कुआनों की धारा है इसमें कोई प्रवाह रह ही नहीं गया है। कुआनों के आसपास जो गंदगी है यथावत आज भी है। कुआनों की स्थिति आज वैसे जैसे थी पहले, उससे बदतर होती जा रही है। कुआनों के पीछे जो पुल था, कुआनों पुल, उसका मलबा आज यहाँ पड़ा हुआ है। और एक कविता है आज मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, तब तक मैं कविता निकालता हूँ और आप देखें, विजुअल देखें आज कैमरे पर किस तरह कुआनों बह रही है मदमस्त होकर। उसको परवाह आपकी बस्ती की है, लेकिन आपको परवाह नहीं कुआनों की है। रुको,
जब आप कुआनों की बात करेंगे और बस्ती की बात करेंगे तो बस्ती के ही लाल तुलसीदास रचना की एक कविता आपको याद आती है। इसका नाम है कुआनो नदी। उसको पढ़ते हैं यहाँ खड़े होकर आज हम। फिर बाढ़ आ गई होगी उस नदी में, पास का फुटैया बाजार बह गया होगा। पेड़ की शाखों में बंधे खटोले पर बैठे होंगे बच्चे किसी काछी के, और नीचे कीचड़ में खड़े होंगे चौपाए पूंछ से मक्खियाँ उड़ाते। मेरी निगाह कुछ कमज़ोर हो गई है। दिल्ली की सड़कें दिखती हैं जैसे कुआनो नदी, नदी जो एक कुएं से निकलती है, जिसे मैं अपने बचपन में कभी खोज निकालने का उत्साह रखता था। कुआनो नदी सकरी नीली शांत अभी भी बहती रहती है रात दिन मेरे सामने, अनदेखे को पाने का उत्साह को देती हुई। बरसात में अपना पाट चौगुना करती, आसपास के गांवों को डुबोती, शहर की ऊंची सड़क के दोनों ओर की निजी ज़मीनों को हरराते नाले से बनाती। अभी भी मैं एक लंबी सहतारी अपने घर के दालान से सड़क का तक रखकर वह हरराता जल पार कर जाता हूँ, जबकि मेरे पिता जांघ तक धोती उठाए पानी को हलकोरते आते हैं। कलल कल जो ही आने लगती है अंधेरे में आवाज़, मैं लालटेन लेकर बाहर दौड़ता हूँ, शायद रोशनी काम आ जाए। मछलियाँ, जोंक, पनियल, सांप, सबके अलग अलग ढंग हैं पानी में चलने के। मैं आज भी उनका गवाह हूँ। बड़े ध्यान से मैंने देखा है उन्हें। पीले पीले मेंढकों की छपाक से ही मैं बता सकता हूँ कि पानी यह कितना गहरा है और बरसात खत्म होने में कितने दिन लगेंगे। बादल झमाझम बरस रहे हैं, या बरस कर निकल गए हैं, या बरसने के लिए घिघिया रहे हैं। कुआनो नदी वैसे ही पसरी रहती है हर समय मेरी आँख के सामने। बहुत गरीब जिला है बस्ती। जहाँ मैंने इसे पहली बार देखा था, मेरे नाना इस नदी में कूद पड़े थे और निकाल लिए गए थे। ज़िंदगी से ऊब कर मर नहीं सके। तट पर न रेत थी न सीपियाँ, सख्त ककरीली ज़मीन थी, काई लगी। कहीं कहीं दलदल था, झाड़ियाँ थीं दूर तक, जिनमें सोते कुलबुलाते रहते थे, और चिड़ियाँ एक टहनी से दूसरी टहनी पर शोर करती झूलती रहती थीं। बहुत संभल कर मैं जब भी जाता हूँ, नरसल की हरी झाड़ियाँ काट कर लाता हूँ, उनसे लिखने की कलमें बनाता हूँ। दूसरे उनसे पिपीरी भी बना लेते हैं, जिसे बड़े शान से बांसुरी कहते हैं। उन पिपीरियों की आवाज़ आज भी सुनाई देती है मुझे दिल्ली की इन सड़कों पर। यह नदी मुर्दा घाट के लिए मशहूर है। कुआनो जाने का मतलब किसी को फूकने जाना है। मेरे पिता को हर शव यात्रा में जाने का शौक़ था। अक्सर वह आधी आधी रात लौटते और लकड़ियाँ गीली होने की शिकायत करते। माँ से कहते, कुछ लोग अभागे होते हैं, उनकी चिता ठीक से नहीं जलती। और हर अभागे की यही कहानी मैं आज भी सुनाता हूँ। इस नदी के किनारे कोई मेला नहीं लगता, न ही पूर्णिमा स्नान होते हैं। एक मंदिर है जो बहुत कम खुलता है, जिसकी सीढ़ियाँ आदियों के बैठने के काम आती हैं। मैं अक्सर वहाँ बैठा रहता हूँ और दालान के कोने में टूटा चला लगा चमड़े का एक बहुत पुराना बड़ा ढोल टंगा देखता रहता हूँ, जो अजब बजता नहीं, और तेज हवा में खखड़ाते विशाल झीने पीपल के पेड़ से दैवीय स्पर्श की तरह किसी जलादीप पीले पत्ते के अपने ऊपर गिरने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। पुल पर दही के मटके लिए एक एक बार अहीरों को जाते देखता हूँ। वे सब शहर में दही बेचकर गांव लौटते होते हैं। कभी कभी किसी के सिर पर लकड़ियों के बोझ भी होते हैं, या गठरियाँ खरीदे सौदे सुलूफ की। उनकी परछाइयाँ शांत हरे जल पर अच्छी लगती हैं। तट से लगा हुआ एक बांध है, फिर ऊपर नीचे छायादार दरख्त हैं, जिनके पेड़ से सड़क आती है, कई तीखे घुमाव लेती है। सड़क पर अधिकतर बैलगाड़ियाँ चलती हैं। कभी कभी कोई इक्का भी पर्दा बांधे औरतों बच्चों को बैठाए टगमगाता, और फिर एक साइकिल धूल से भरी हुई, भेड़ बकरियों के गल्ले, नए खरीदे रंगे सींगों वाले बैल घंटियाँ बजाते, जिनकी आवाज़ धीरे धीरे दूर हो जाती है। पीला पीला सूरज आसमान में डूबता है, और तभी एक तेज नारी कंठ सुनाई देती है, लाली हो लाली। और सड़क पर
पुल पर पेड़ों पर अंधेरा छा जाता है। मेरी निगाह कुछ कमज़ोर हो गई है। इस नदी का इस शहर से कोई संबंध नहीं है, फिर भी नदी शहर की है। इसको कोई पियरी नहीं चढ़ाता, ना आदमी राम नामी डाले। सुबह तड़क भागते दिखाई देते हैं, ना अधेड़े औरतें ठाकुर जी का सिंहासन लिए बतियाती जाती हैं। दूध वाले पानी मिलाने या प्राइमरी स्कूल के शिक्षक निवृत्त होने अवश्य यहाँ रुकते हैं, और बंदर शाखों से उतर कर इस किनारे बैठे रहते हैं। धूप में शहर की गंदगी यहाँ साफ होती है। धोबी कपड़े धोते हैं, आवारा औरतें सिगरेट पीती गुनगुनाती लिपटती अपने ग्राहकों के साथ घूमती हैं। रात में अक्सर कत्ल होते हैं। लाशें कई कई दिनों की पाई जाती हैं। किसी स्त्री का फेंका हुआ नया जन्मा बच्चा कभी जिंदा कभी मरा मिल जाता है। शाम होते ही पुलिस भारी टार्चों से रोशनी फेंकती पुल पर गश्त कर लगाती है और सियार हुआ करते हैं। चमगादड़ों के उड़ने से शाखें लड़खड़ाती हैं और किसी अकेली चिता की आँखें लपटें बड़े बड़े दहकते अंगारों की आंखों से देखती हैं। ऊपर आसमान में तारे होते हैं, नीचे नदी चुपचाप बह जाती है। यह नदी कगारे नहीं काटती, अपना पाठ नहीं बदलती, जैसे बहती थी वैसे बहती है। आज भी इसके किनारों के गांवों में सिंघाड़ों के तालों में बड़े बड़े मटके औधाएँ। मैं खटकों को नंगे धड़ंग पानी में घुसे सिंघाड़े तोड़ते देखता हूँ, और खटकिनों को तार तार कपड़ों में अपना पुष्ट युवा शरीर लिए घर घर हंसी और सिंघाड़े बेचते हुए, लोहारों को ठोकने के सामने घोड़े सामू लटकाए खुरपी कुदाल और नाल बनाते हुए, बढ़इयों को ऐनक का शीशा सूत से कान में बांधे बसखत के पाए गढ़ते हुए, और किसी बूढ़े फेरी वाले को पिसाद खाने का सामान गले में लटकाए हर घर के सामने कमर झुकाए झिकझिक करते हुए। बरसात का पानी आज भी गाँव में भरता है, बिना जगत के कुओं के भीतर चला जाता है। आदमी और चौपाए खरवा के खायल पैर की उंगलियां और खुर के लिए रंगड़ाते चलते हैं। सुअर लौटते हैं, पानी में बैठी औरतें खाना पकाती हैं। उनके चूल्हों में टीन की चादरें लगी होती हैं, नीचे पानी रहता है, ऊपर लकड़ियां धुआं लगती हैं। कभी कभी लपट भी, जिससे अदहन खौल जाता है। एक और कुत्ते हाँफते बैठते रहते हैं, और दूसरी ओर उनके बच्चे, जिनकी आंखें अंधेरे में जलती मिट्टी के तेल की ढिबरियों से दिखाई देती हैं। ढिबरियाँ तो शाम को केवल घंटे भर के लिए जलती हैं, फिर रात भर अंधेरा छाया रहता है। यह अंधेरा हर दूसरे महीने भरों के घरों के आग लगने पर टूटता है। फूस की घर जलकर राख हो जाते हैं। भर जो मजूरी पूरी ना पड़ने पर चोरी करते हैं, और एक दूसरे पूरी ना पड़ने पर चोरी करते हैं, और एक दूसरे को दुश्मन मान उनका घर जलाते रहते हैं। उनकी औरतें रात दिन आपस में झगड़ती हैं, हगालियाँ देती हैं, अगुवाती हैं, बिसरी आवाज़ में रोती हैं, और बच्चे नाक बहाते नंगे इधर उधर हर खुले दरवाजे की ताक में घूमते हैं। और इन सब के बीच कुआनो निर्लिप्त भाव से बहती रहती है, अपना पाठ नहीं बदलती। इस नदी ने मुझे अंधा कर दिया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अपनी ही आकृति क्रूर कठोर लगती है। एक बंजर भूमि में बड़े हुए नाखून के लिए मैं खड़ा हूँ, जैसे उनसे ही नई फसलें उगा लूँगा, जैसे उन्हीं के सहारे नहरें खींचता मैं उन खेतों में ले जाऊँगा जहाँ कासे की चूड़ियाँ खनकाती औरतें मुँह अंधेरे दौरे चलाती हैं, निराई और बुआई के गीत गाती हैं, और कटी हुई फसलों के बीच पीली धोती अनवास से एक सावनी लड़की दौड़ती हुई दिखाई देती है। नाखून दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ज़मीन उसी अनुपात से बंजर होती जा रही है, और नदी हर दिल में उसी रफ्तार से शांत हर व्यवस्था का उपहास सा करती। अभी एक डांगर बहता हुआ निकल गया, अभी एक आदमी बहता हुआ चला जाएगा, इसकी लाश पर कोई बैठे होंगे जिन्हें मैं अक्सर दिल्ली की सड़कों पर उड़ता हुआ देखता हूँ। शायद ये हंस हो, मेरी निगाह कुछ कमज़ोर हो गई है। कुआनो नदी सकरी नीली शांत जाने कब होगी। अक्षितिज लाल उद्यान, बहुत गरीब है यह धरती जहाँ यहाँ बहती है। आप सुन पाएंगे इस कहानी में एक पूरा
मतलब एक याददाश्त, एक मतलब तमाम चीज़ें और बस्ती का पूरा इतिहास समाया हुआ है। एक कविता ने बस्ती के अपराध को, बस्ती की प्रवृत्ति को, बस्ती के तमाम कहानियों को समेट लिया अपने इस पूरे अंदाज में। आप देखें कि यहाँ के जल के सहारे और इस नदी के सहारे कवि ने कितनी पुरानी बातें लगातार कह दी हैं। सक्सेना जी बस्ती के पूरे इतिहास को इस पूरी कविता में बता दिए हैं कि बस्ती के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप आज भी वो कविता पढ़ लीजिए। बस्ती की पूरी हकीकत, बस्ती की पूरी कहानी, सच्चाई आपको दिख जाएगी। वो पाठ है और सामने वो भैंसें हैं जो आज मतलब यहाँ पर नहाने आ रही हैं, और ये झाड़ियाँ हैं, और किस तरह से ये मतलब यहाँ गंदगी है। आप देख लीजिए एक तरह से पूरे कैमरे पर अगर आप जाएंगे तो किस तरह का मतलब एक कुरूप सा दृश्य आपको मिल जाएगा। और सक्सेना जी लिख रहे हैं कि मतलब वो जगह आज भी गरीब है, मतलब बस्ती आज भी गरीब है, ये अलग बात। यहाँ पे डिफेंडर, रेंज रोवर, ऑडी, तमाम ऐसी गाड़ियाँ, महंगे शौक, हाथों में आईफोन, और युवाओं के हाथ में आज होर्डिंग, तमाम कुर्ते कटे हुए हैं। लेकिन ठीक है, बस्ती गरीब है तो बस्ती की करीबी दिखाती है आज भी कोरोना नदी। अगर आप समाजसेवी हैं, अगर आप युवा नेता हैं, अगर आप अधिकारी हैं, अगर आप बस्ती के नागरिक हैं, तो आप सवाल करें अपने आप से और बात करें बस्ती की बदहाली पर, बात करें कुआनों के इस हाल पर। क्योंकि नरकट तो यहाँ आज भी है लेकिन बांसुरी और सीटी गायब हो गई है। नदी यहाँ आज भी है लेकिन सवाल गायब हो गए हैं। लेकिन वो बस्ती के अपराध, बस्ती की तमाम कहानियाँ और बस्ती का दुर्सा इसमें आज छिपा हुआ है। कोई मंत्री जी आए, मछली यहाँ डाल दे तो मछली शायद जीवित रह पाएगी। कोई आदमी आए, नहाए और अपने घर जाए, शायद उसको चर्मरोग ना होने पाए। ऐसी तमाम बातें उठेंगी सवाल। लेकिन वर्तमान कुआनों का जो हालत है, कुआनों का जो रंग कभी नीला हो ही नहीं पाएगा, नदी भी शांत हो ही नहीं पाएगी। और जो कल्पना कविता में किया गया है और किया है हमारे कवि ने, शायद पूरी हो जाए। और अगर पूरी होगी तो आपको उसी कैमरे दिखाएंगे हम कि भाई बस्ती का हाल और कुआनों का हाल। फिलहाल अब तक के लिए हम कुआनों पर आए हुए थे और कुआनों पे कुछ काम तो होते हैं, आपको दिखाएंगे अभी हम। हमारे कैमरामैन छोटा भाई ऋषिक द्विवेदी लगातार लगा हुआ है और अपने पैरों को संभालते हुए आप उतर जाइए, आइए और पूरा हाल देखिए आप, एक मंजर देखिए आप, कुआनों का पूरा मंजर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन तो रखा हुआ है लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है। और बात रही कि भाई नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, नेहा वर्मा जी हैं, तो भी अपना प्रयास करती हैं, लेकिन हमारे प्रयास तुरंत तब मिल पाएगा सबका सहयोग हो। मंदिर वहाँ पे है, इसकी बात कविता में कही गई है, वही पुराना मंदिर है, वही पुराना पुल ही है, दिखा भी जरा। और इसी पुल को हटाने के लिए तमाम बातें उठ रही हैं। ये पुल बड़ा पुराना है, इस पुल का भी अपना इतिहास है। अगर आप बस्ती पे कभी आएंगे तो ऐसा पुल आप देखिए किस तरह से लोहे की मटेरियल, तमाम लताएँ कह रही हैं रास्ता अपनी। कभी इस पुल से गुजरे होंगे तमाम डोलियाँ, तमाम अर्थियाँ, तमाम गाड़ियाँ, तमाम रजवाड़े, लेकिन आज इस पुल से गुजरने के लिए कोई नहीं तैयार है। और इसको गुमान हो अपनी आज़ादी पे, अपनी कामयाबी पे, एक बार इस पुल के पास आया और देख के जाए कि भाई क्या है वो मंदिर जो आज खंडहर नुमा लग रहा है। सफाई तो भाई पूरी है। आप ऊपर आएँ, हमारे पीछे आप कैमरा आ रहा है, आप देख किस तरह से। हाँ, असली कुआनों की बात करें तो कुआनों सिर्फ यही इतना है, जो कुआनों घाट है एक ठू नीचे है, एक ठू ऊपर है। मतलब जहाँ पे है ना ये नया कुआनों, नया घाट, मतलब इस तरह से सफाई तो यहाँ होती है, लेकिन यही दायरा एरिया है यहाँ पर लोग बैठकर श्राद्ध वगैरह करते हैं किसी के मर जाने पर। तो हमारे व्यवस्थापक लोगों ने और जिम्मेदार लोगों ने इतना कर दिया है। हमारे पीछे पहाड़ बना हुआ है, पर्वतनुमा आकार दिया गया है, विशाल का है। तो खुशहाल नदी करने के लिए हिमालय खड़ा कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे लोग बैठते हैं, पीछे मंदिर है और कूड़े के प्रबंधन के लिए यहाँ पे लगा हुआ है ये ब्लू आर डस्टबिन लगा हुआ है। यहाँ पे तमाम मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं और यहाँ पर कूड़े को प्रबंधन के लिए तमाम व्यवस्था की गई है। झाड़ू लगता है घाट पर, लेकिन घाट का जो स्थिति है आप देख लीजिए, पक्के घाट है लेकिन झाड़ू कभी भी लगती रहती है यहाँ पे। और नदी बह रही है अपने सिरे से और पूरा ऊपर दिखाइए आप, जाल लगा है कि भाई कूड़ा कोई नदी में ना डाले, लेकिन लोग उसको उछाल मार के जो है ना, उछाल के मतलब 50 साल कर जो है पूरा कूड़ा नदी में फेंकते हैं। इसका रिकॉर्ड दे रहा है कुछ है ना। बस्ती के ही कवि अष्टभुजा शुक्ला अपनी पुस्तक पद कुपद में लिखते हैं, बदल रही इतिहास कुआनों, अब की खतरे के निशान को
छोले की यह मानो। पंडित नए नए कठमुल्ले इस बस्ती में आए, धर्म और मजहब के अपने अपने पाठ पढ़ाए। ई से ईश्वर, आ से अल्लाह शिशुओं को रटवाए। फूल और तितली के सपने बच्चे देख न पाए। रक्षा सूत्र अब चंदन से खूब लाट रंगाए। तथाकथित जनप्रतिनिधियों ने छू मारती गाए। कूड़ा करकट पॉलीथीन से भरी नदी की सांस, मरी मछलियाँ मरते गोरू, पीकर जहर खटास। इसी कुआनों के कछार में रही सिंधु की घाटी, आर्यपुत्र सिंघाड़ रहे लौटी पिछली परिपाटी। नया नया इतिहास लिखेंगे अद्भुत प्रज्ञा पाए, कई पूर्वजों की गरिमा को वर्तमान तक लाए। धर्म धुरंधर साड़ घूमते और अधर्म की गायें, अगली पीढ़ी को जोतेंगी शंख और शाखाएं। बालों में चावल डाले को जैसे हाथ उठाए, अष्टभुजा की खबरी फूटी, धर्म बाढ़ में जाए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।